हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 9 के 10.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड काम करने वाले हैं। क्या है, सबसे पहले इसमें एक दो थ्योरम्स हैं, वो हमें पहले समझनी होंगी। देखिए, ये एक्सरसाइज बेस्ड है किसी सर्कल के कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी रिलेशन क्या होती है। कोड के साथ समझिए या रेडियस के साथ। वैसे रेडियस तो हर जगह से एक सर्कल में कहीं पर भी ड्रॉ कर लें, वो तो खैर इक्वल ही रहने वाला है। तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है 10.3 थ्योरम। क्या है? द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर। ये इंपॉर्टेंट है कि भी कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। सेंटर से ड्रॉ हो रहा है सर्कल के, ठीक है। लेकिन कहाँ ड्रॉ हो रहा है? कोड पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो वो कर क्या रहा है? वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट द कोड। दैट मीन्स कि मान लीजिए जैसे ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर पर अगर हम काम करते हैं तो इसमें हमें एक ए बी कोड नज़र आ रही है ना। और उस ए बी कोड में ओ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर कि भाई इस परपेंडिकुलर ने इस कोड के दो इक्वल टुकड़े कर दिए। बाइसेक्ट का यही मतलब होता है। दैट मीन्स कि हमें ए एम की लेंथ और बी एम की लेंथ को इक्वल दिखाना है। तो अब इसको इक्वल दिखाने के लिए हम वही ट्रायंगल चैप्टर की ही हेल्प लेंगे। कैसे? कि भाई ए एम ओ लेफ्ट ट्रायंगल एंड बी एम ओ ये राइट ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखा दें? कॉन्ग्रुएंट। तो ऑब्वियस सी बात है, सीपीसीटी से हमारे पास ए एम और बी एम इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो हम कैसे शो कर सकते हैं? देखिए, ओ ए और ओ बी दोनों में इक्वल है। क्यों? रेडियस है ऑफ सेम सर्कल के, है ना। ओ एम दोनों में क्या है? कॉमन हो जाएगा। और ओ एम ए एंड ओ एम बी ये दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे, है ना। सो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? यहाँ लग गया हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS क्राइटेरिया लग गया, है ना। राइट एंगल भी है और उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस भी है और अदर साइड में ये OM आ जाएगा। तो यानी कि RHS क्राइटेरिया से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स तो आपस में इक्वल होंगी ही, और हमें वही तो दिखाना है कि भाई यहाँ पर AM और BM जो हैं वो इक्वल हो गए। यानी कि इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम इस तरीके से करके दिखाएंगे कि भाई हमें ये दो ट्राइंगल्स लेकर चलने हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और ये जो 10.3 थ्योरम है ये इसकी कन्वर्स थ्योरम हम बोल सकते हैं। क्या है? द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कोड। अब देखिए, किसी कोड के बाइसेक्टर को, दैट मीन्स कोड का बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया? उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि किसी सेंटर को किसी कोड के मिड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी, बिल्कुल होगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन बनी ये एक्चुअली क्या है? ये परपेंडिकुलर है। कहाँ बन रही है? कोड पर बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, किस पर परपेंडिकुलर होगी? कोड पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम वही ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। वही दोनों ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? भाई OM दोनों में कॉमन है, OA और OB दोनों में क्या है? इक्वल है। रीज़न क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। एंड देन AM और BM ये दोनों में इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भाई ये तो गिवन है, लेकर चल रहे हैं। क्या भाई? M मिड पॉइंट है इस AB का, है ना। मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है AM और BM इक्वल होंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? इस बार यहाँ पर क्राइटेरिया लग गया है SSS, है ना, साइड साइड साइड। तो SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे।
ध्यान दो, इस बार मैंने यहाँ पर 90 डिग्री नहीं रिप्रेजेंट किया है ना, इस बार जस्ट इस एंगल का साइन ड्रॉ किया है। हमें 90 का प्रूव करना है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? देखिए इतना काम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे ये भी कर चुके हैं। अब इन्होंने डायरेक्ट 90 डिग्री की इक्वलिटी यहाँ दिखा दी है, लेकिन हम एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने तो रीज़न दे दिया वाई, हम एग्ज़ाम में एग्जामिनर से थोड़ी ना पूछेंगे वाई। तो हमें आंसर कैसे देना होगा? हम यहाँ पर अब लीनियर पेयर की कंडीशन को लेकर चलेंगे कि भाई एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसी रिलेशन है? भाई ये लीनियर पेयर है, दैट मीन्स कि इनका एडिशन जो है वो इक्वल टू 180 होगा, है ना। रेफरेंस हम दे सकते हैं लीनियर पेयर। फिर हम कहेंगे कि भाई यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास जो सीपीसीटी आई थी, सीपीसीटी में क्या आए थे भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए थे। हम इतनी इतनी कंडीशन तो यूज कर ही सकते हैं, है ना। दैट मीन्स कि हमने यहाँ से किसी एक एंगल को चेंज कर दिया, ओ एम ए, चलो हमने ओ एम बी को ओ एम ए ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसको 2 टाइम लिखा जा सकता है। अब 2 उधर जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या आ गया? 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास ये जो ओ एम ए एंगल है वो अब कितने डिग्री का बन गया? 90 का। तो ओ एम बी भी कितने डिग्री का बन गया? 90 का। और किसी एक लाइन पर एक कोई दूसरी लाइन 90 डिग्री पर बनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? कि भाई वो परपेंडिकुलर है ना। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। तो देखिए हमें इतने पार्ट को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ अलग से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि इस y का जो आंसर है वो y का आंसर ये है, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही थ्योरम्स जो हैं बाय प्रूफ आनी चाहिए। इसमें 10.3 का प्रूफ नहीं गिवन था, तो उसको भी हमने देखा था भाई, इसको कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू दिखाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि सर्कल्स थ्रो 3 पॉइंट्स, भाई 3 पॉइंट्स से कोई सर्कल जो है वो कितने सर्कल एक्चुअली बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो शुरुआत कर रहे हैं एक पॉइंट से कि भाई कहीं पर भी एक पॉइंट लिया जाए तो एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं। तो एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सर्कल देखिए इस तरह से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, है ना। एक छोटा सर्कल बना दिया, एक उससे बड़ा सर्कल बनाया सेम डायरेक्शन में और बड़ा, यानी कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। आपके एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम कंडीशन 2 पॉइंट की रहती है कि अगर किसी भी प्लेन पर, किसी भी कागज़ पर 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए जाएं तो उस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं। फिर से आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा कि भाई 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन बात आती है 3 पॉइंट की कि भाई 3 पॉइंट अगर किसी प्लेन पर प्लॉट कर दिए जाएं तो उससे पास होने वाले कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब 3 पॉइंट की 2 बातें हो सकती है, या तो तीनों पॉइंट क्या हों? कोलिनियर हों। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आने वाले, जहाँ को लग गया दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ वो सिमिलरिटी आ गई, क्या? जो उस को के पीछे लगा हुआ है, क्या? लीनियर लगा हुआ है, दैट मीन्स लाइन, एक ही लाइन पर। तो यानी कि कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स, ओके। तो अगर वो ए, बी और सी तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे उन तीनों पॉइंट्स से पास होने वाला एक सर्कल बनाना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। या तो ए और बी से पास हो जाएगा, या बी और सी से एक सर्कल पास हो जाएगा, या ए और सी से एक सर्कल पास हो जाएगा, है ना। तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल पॉसिबल होगा ही नहीं। कब? अगर वो तीनों पॉइंट क्या हो? कोलिनियर हो। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोलिनियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पोजीशन अलग अलग होगी कहीं पर भी,
है ना। दैट मीन्स कि उनसे पास होने वाले 3 लाइंस बन सकती हैं, ए बी, बी सी और सी ए। कब? जब वो कोलिनियर नहीं है। चलिए हमें लाइन की थोड़ी बात करनी है, सर्कल्स की बात करते हैं। तो 3 नॉन कोलिनियर, अब बात किसकी आ रही है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, जो कोलिनियर नहीं हो, है ना, नॉट कोलिनियर। तो उनसे पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल हो सकता है, एक यूनिक सर्कल होगा। यानी कि आप एक 3 पॉइंट बना दीजिए एक पेज पर और अलग अलग बच्चों को बोलिए कि भाई यहाँ पर इससे पास होने वाला एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है ज्योमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि सभी बच्चों का सेम सर्कल बन रहा है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि वो सर्कल यूनिक ही होने वाला है, ठीक है। सो अब उसको ड्रॉ करने का जो तरीका है वो हम वैसे एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है कि एक, या यूँ कहिए कि 2 लाइंस की हेल्प से एक सर्कल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो वो हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। मेनली फ़िलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 3 पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल हो सकता है, उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। हालांकि इसका प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ अगर आप करके भी दिखाना चाहें तो उसका प्रूफ का तरीका बस यही है कि आप कंस्ट्रक्शन ही करके दिखाएं, ठीक है। तो देखिए क्या है थ्योरम, देयर इज़ वन एंड ओनली वन, यानी कि यूनिक की बात कर रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू कहाँ से? 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल। और देखिए 10.3 एक्सरसाइज क्या है। फर्स्ट, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। सर्कल के अलग अलग पेयर हमें ड्रॉ करने हैं और फिर ये बताना है हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। जो पेयर हम बनाएंगे अलग अलग, उनमें कितने पॉइंट जो हैं वो कॉमन होंगे। और फिर फाइनली हमें आंसर करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम अलग अलग पेयर्स बना लेते हैं पहले। देखिए मान लीजिए एक पेयर मैं बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी इसमें ऑटोमेशन की वजह से हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। चलिए ऑलमोस्ट सही बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसा बनाते हैं, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी में लगभग यही आंसर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए हमने कोई एक पेयर बनाया स्टार्टिंग में, फर्स्ट पेयर हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमने क्या नोटिस किया कि इसमें कितने कॉमन पॉइंट है। एक्चुअली दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है ही नहीं, दोनों दूर दूर बने हुए हैं, एक कहीं पर भी इंटरसेक्ट या मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो कॉमन पॉइंट्स, है ना। सेकंड वाले में, सेकंड फिगर में हमारे पास एक जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या इसको मीट बोल सकते हैं, एक जगह वो मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1 कॉमन पॉइंट। एंड थर्ड में हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स। तो क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है? आप नोटिस करोगे फिलहाल ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, है ना। तो जो फाइनल लाइन का आंसर है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, है ना। लेकिन आपका वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी में भी यही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कि मान लीजिए देखिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हल्की सी दिक्कत हो सकती है, एक सर्कल ये बन गया। अब मैं एक और सर्कल बनाता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेडियस का और विद सेम सेंटर, यानी कि मैं एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना रहा हूँ जो एग्जैक्टली मैंने उसी के ऊपर बना दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट सही लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब बताइए कि जो ये रेड सर्कल है
और जो इसके नीचे जो ब्लैक सर्कल बना था, हमने पहले बनाया था, अब तो क्योंकि नज़र नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट उसके ऊपर हमने रेड बना दिया, तो इन दोनों सर्कल्स में है तो दोनों सर्कल, दैट मीन्स कि एक पेयर बना दिया ना। तो इन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट कॉमन हुए? ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में इनफाइनाइट सर्कल्स जो हैं, सॉरी पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हुए, है ना, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। तो उसके अब इसके अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? सो इनफाइनाइटली मैक्सिमम, सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट है वो कितने बन गए? इनफाइनाइट हो गए, है ना। तो ये समझाने के लिए था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वैसे आप करके आए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं देयरफॉर 2 is the maximum number of common points, right? I hope यहाँ जो लॉजिक था, जो मैं समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, ठीक है, कर लिया सपोज हमने। गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लगभग वैसा ही काम है जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था कि भाई किसी कोड की हेल्प से हम सर्कल कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए अगर हमें यूँ समझिए किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो क्या हम सर्कल नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो इस बार ये क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मान लिया, उस सर्कल के सेंटर को हमें फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए ये जो सर्कल है वो हमने बैंगल के थ्रू बनाया है, ठीक है, कोई भी और सर्कुलर थिंग जिसकी वजह से हमें सेंटर नहीं पता चला, लेकिन हमें सेंटर तो पता करना है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि इसका सेंटर पता करें? तो देखिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कि हमने 2 कोड्स ड्रॉ की, एक ए बी कोड ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। आप चाहें तो बी से ही एक दूसरी कोड ड्रॉ कर लीजिए या एक अलग कोड ड्रॉ कर लीजिए, मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं, है ना। क्या करने वाले हैं? ड्रॉ 2 कोड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, हमने 2 कोड ड्रॉ कर दिए यहाँ पर, ओके। फिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इन दोनों कोड्स के बाइसेक्टर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखिए बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं, 6th क्लास से हम करते आ रहे हैं। पहले हम ए बी कोड की बाइसेक्टर को फाइंड आउट करना चाहें तो बी पर मान लीजिए हमने ये अपना कॉम्पस रखा और ए बी का मान लीजिए हाफ यहाँ कहीं है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने कॉम्पस ओपन किया और बी पर रखकर एक आर्क लगा दी, है ना। अब जितना कॉम्पस ओपन हुआ है उसको उतना ही ओपन रखें और अब कॉम्पस कहाँ उठ के आ जाएगा? अब कॉम्पस आ जाएगा ए पॉइंट पर। अब कॉम्पस कहाँ रखना है? ए पॉइंट पर रखना है। और जितना कॉम्पस ओपन हो रखा था उतना ही ओपन रखे हुए एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा, है ना। चलिए कट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जॉइन कर देते हैं, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को। तो इनको जॉइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी। वो लाइन हम नोटिस करेंगे कि एक्चुअली इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर तो है ही, ये साथ साथ परपेंडिकुलर भी होती है कोड के, है ना। चलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल सेम यही काम हमें कहाँ करना है, सी डी कोड पर भी करना है। सी डी का भी हमें बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने सी पर कॉम्पस रखा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पस ओपन किया और एक आर्क लगा दी, ठीक है, कोड के दोनों तरफ। फिर उतना ही कॉम्पस ओपन रखे हुए अब कॉम्पस रखा
डी पॉइंट पर, और डी पर रखने के बाद उतना ही कॉम्पास ओपन रखे हुए फिर से हमने पुरानी आर्क को इंटरसेक्ट करते हुए कट कर दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। तो इनको भी आपस में अगर हम ज्वाइन करें तो ये प्रीवियस लाइन को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ कहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा क्या है, सेंटर है। किसका, सर्कल का। ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई सर्कल ही तैयार करना होता तो हम क्या करते, एक खाली पेज पर दो लाइन बना लेते, ए बी और सी डी, कहीं पर भी, हमें नहीं पता होता कहीं पर भी। ठीक है। उनके लाइन बाइसेक्टर्स को हमने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के वो कहीं ना कहीं कट कर दे, तो वो हमने क्या मान लिया, उसका सेंटर एक सर्कल का। फिर हम कॉम्पस वहाँ रखते सेंटर पर, और कॉम्पस ओपन कहाँ कितना करते, या तो उसको ए पेंसिल वाला जो पार्ट है ना उसको ए पर रखते, या बी पर, या सी पर, या डी पर, क्योंकि ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ए बी सी डी वो हमारे सर्कल पर ही लाई करने वाले हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, रेडियस का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो बड़े आराम से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा ना। तो जब हम इस सेंटर पर कॉम्पस रख के ए पॉइंट जितना भी कॉम्पस ओपन करके एक सर्कल बनाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली बी से भी, सी से भी, डी से भी, तीनों पॉइंट से, बल्कि चारों पॉइंट से पास होना ही होना है। तो हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं दो लाइन की हेल्प से भी। ठीक है। तो जो जो काम हमने यहाँ किया वो सारा काम हम यहाँ पे स्टेप्स में भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक और सेकंड स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि भाई ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ AB and CD which intersect at point O. Therefore, O is the center of the given circle, है ना। फिलहाल तो हमें सेंटर फाइंड आउट करना था सिर्फ। तो ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, देखिए ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, कि उनके जो सेंटर होंगे ना वो सेंटर लाई करेंगे, किस पर लाई करेंगे, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। अब ये कॉमन कोड क्या है, तो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए ये कहता है कि भाई दो सर्कल्स हैं, दूसरा और बना देते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि भाई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले सर्कल हो गए, तो इनमें एक कोड ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी। कौन सी, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए तो अब ये जो कोड बनेगी वो कोड एक्चुअली दोनों सर्कल्स के लिए क्या होगी, कॉमन कोड होगी। व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है चलिए मान लेते हैं ये कॉमन कोड हो गई। ठीक है। हमें ये दिखाना है कि इनके जो सेंटर्स हैं, मान लीजिए एक सर्कल का सेंटर को चलिए हम O बोल देते हैं, और एक सर्कल के सेंटर को O डैश बोल देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डजेंट मैटर। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, वो लाइन एक्चुअली इस कॉमन कोड के क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी, और वो कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी करेगी। दैट मीन्स कि ये मान लीजिए M पॉइंट बोल देते हैं, तो AM और BM ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल भी दिखानी है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेस करना है। तो देखिए बोलने का तरीका अलग है, लेकिन हम जो प्रूव करेंगे वो एक डिफरेंट वे में प्रूव करेंगे।
तो क्या बोल रहा है ये कि देयर सेंटर्स, कि उनके जो सेंटर है ना वो लाई करेंगे, कहाँ लाई करेंगे, ऑन द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, और साथ साथ में बाइसेक्टर है, किसकी, ऑफ द कॉमन कोड की। यानी कि ओ डैश वाली जो ये लाइन है जिस पर ये ओ और ओ डैश सेंटर लाई कर रहे हैं, ये लाइन एक्चुअली इस कॉमन कोड की क्या होगी, परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर भी होगी। बाइसेक्टर मतलब ए बी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, ओ डैश वाली लाइन बाइसेक्ट होगी वो जरूरी नहीं है, उसकी बात नहीं हो रखी। ओके, तो इसको एज ए रिजल्ट के रूप में भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और देखिए प्रूव क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसको प्रूव करने के लिए हम काम करने वाले हैं भाई पहले कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, हम ज्वाइन करने वाले हैं किस किस को, ओ ए को, ओ बी को, ओ डैश बी को भी एंड ओ डैश ए को भी। ओके, तो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक इसको भी कर लेते हैं। अब साफ साफ आपको ओ ए ओ डैश ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ओ ए ओ डैश, है ना, और एक ऐसा ही ट्रायंगल नीचे की तरफ भी नज़र आ रहा है, ओ बी ओ डैश। हम इन दोनों ट्रायंगल्स पर काम करने वाले हैं, तो पहले वो लिख देते हैं कि क्या ज्वाइन किया है, ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, इनको हमने ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में कैसे दिखाएंगे, इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, इस ट्राइंगल में हम क्या दिखा रहे हैं, देखिए ओ ए और ओ बी दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, इक्वल है। रीज़न क्या हो जाएगा, रेडी ऑफ सेम सर्कल, है ना, एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो वैसे बात है इक्वल तो होनी है। इन द सेम वे ओ डैश ए और ओ डैश बी ये दोनों भी क्या होंगे, सेम वही राइट वाले सर्कल की रेडियस है ना। और ओ डैश ओ डैश ये दोनों में क्या है भाई, ये दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ डैश दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, है ना, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हो गई है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके देखिए जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कोरोस्पोंडिंग पार्ट में हम इन एंगल्स को दिखा सकते हैं इक्वल, ए ओ डैश और बी ओ डैश को, तो दिखा देते हैं। देयरफॉर एंगल ए ओ डैश एंड बी ओ डैश ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और क्या बोल दे, बाय सीपीसीटी से। ठीक है अब हम लेकर चलने वाले हैं लेफ्ट ट्राइंगल्स को। लेफ्ट कौन कौन से, देखिए एक तो ओ ए एम और एक ओ बी एम, लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी दिखा के क्या होगा, एक तो ओ ए एम और बी एम इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमें इन एंगल्स को इक्वल दिखाने के बाद क्या दिखाना है कि भाई ये तो लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर हैं और इक्वल भी हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का। तो ये सारा काम हमें अभी दिखाना है। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, ज़रूरत पड़ेगी, बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा हमें।
यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज। ओके, देखिए अब किस पर काम करने वाले हैं हम। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इसमें देखिए OA और OB फिर से दोनों में क्या है, इक्वल है। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना। और फिर OM दोनों में क्या है, कॉमन है ना। और अभी अभी हमने एंगल AOM और BOM इन दोनों को क्या दिखाया है, इक्वल। कहाँ से, इसको बोल देते हैं ऊपर 1, फ्रॉम 1 से। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि भाई जो AM है और BM है वो इक्वल हुए। इसको 2 बोल देते हैं। कैसे, बाय CPCT से, है ना। और साथ साथ एंगल AMO एंड एंगल BMO ये भी तो इक्वल हुए। कैसे, वही बाय CPCT। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं। नाउ एंगल AMO एंड एंगल BMO दोनों के बीच रिलेशन क्या होगी भाई, उनका एडिशन 180 हो जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर से, है ना। सो फ्रॉम 2 या फ्रॉम 3 से हम इनमें से किसी एक एंगल को चेंज कर दें। हमने BMO को AMO में ही कन्वर्ट कर दिया। रेफरेंस दे देते हैं भाई, फ्रॉम 3 से आया ये। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये 2 टाइम हो गया। और ये 2 नेक्स्ट स्टेप में उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जो ये AB है और OO डैश है, AB और OO डैश ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। AB इज परपेंडिकुलर टू OO डैश, है ना। परपेंडिकुलर भी हो गया और साथ में हमने AM और BM को इक्वल भी दिखा दिया। तो अब हम फाइनली वही लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर O डैश, या हम सेंटर्स की बात कर ले, O एंड O डैश लाइज ऑन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पर भी हैं और साथ साथ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का, या कॉमन कोड AB, साथ में कॉमन वर्ड भी साथ में लगा देते हैं, कॉमन कोड AB, है ना। तो ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ए रिजल्ट के रूप में भी, क्योंकि ये कहीं पर आपको यूज़ भी करना पड़ सकता है। ये रिजल्ट जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि किसी भी एक कॉमन कोड पर जो सर्कल के सेंटर्स को जॉइन करके जो लाइन बनती है ना, वो उस कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देती है। तो आपको ऐसे रिजल्ट को भी ध्यान रखना है और ये पूरी थ्योरम के रूप में भी आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमने इसको प्रूव ही किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।